गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक पाठशाला पर। और अब जो हमारे हिस्ट्री की चैप्टर फर्स्ट चल रहा है वो है खत्म होने की कगार पर, और जिसमें हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। आज हम लोग उसमें कुछ और बातें करने वाले हैं कि हंगर और किसके बारे में, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट के बारे में। आज का जो बेटर चैप्टर रहने वाला है जिसमें हम पीछे का थोड़ा कनेक्ट करेंगे कि कैसे यूरोप में रिवॉल्यूशनरीज ने जो है क्रांति करी, और 1830 से 1848 तक के समय में हमने देखा कि कुछ ऐसे स्टेट थे, हमने देखा कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिए थे। जिसमें हमने बेल्जियम देखा था, और पोलैंड देखा था, और इस तरीके से ग्रीस देखा था। ये कुछ ऐसे देश जिन्होंने, ग्रीस ने अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से आजाद कर लिया था, बेल्जियम ने अपने आप को नीदरलैंड से आजाद कर लिया था, और यहाँ पर फिर हमने क्या देखा था कि पोलैंड ने अपने आप को रसिया से आजाद कर लिया था। यानी कि अब जो, यानी कि यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और उसी के साथ साथ एक और हमें चीज देखने को मिलेगी कि यूरोप के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, भुखमरी। यानी कि जब युद्ध चल रहे हैं पूरे यूरोप के अंदर, तो भुखमरी जैसी कंडीशन बनना लाजमी बात है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या, थोड़ा सा आज ये हम लोग जल्दी से टॉपिक खत्म करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखा करो तो चीजें आपको एंड तक सही समझ में आ जाएंगी। ठीक, चलो। 1830 के समय की बात थी। क्या वर द इयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, यानी कि 1830 में यूरोप के अंदर आती है बहुत बड़ी वाली एक मंदी। यानी कि बहुत बड़ा मंदी का एक समय आता है यूरोप के अंदर। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन एनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। अगर हम देखते हैं क्या कि 19th मतलब सेंचुरी के मध्य में यूरोप के अंदर बहुत तेजी से जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और जब आपको पता है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी चीजों की, है ना। और उसके बाद हुआ क्या, इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। यानी कि यूरोप के अंदर जॉब ढूंढने वाले लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ गई, जितना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यानी कि रोजगार कम है, लेकिन जॉब ढूंढने वाले लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ चुकी है। ठीक, उसके बाद पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू माइग्रेटेड इन सिटीज, यानी कि लोग जो थे वो गांव से शहरों की तरफ पहुंचने लगे। और इससे क्या हुआ कि जो क्राउड था, ओवर क्राउड एरिया शहरों में इकट्ठा होने लगा, किसी एक जगह पर बहुत सारे लोग रहने लगे। और उसके बाद स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स थे, इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स ऑफ चीफ मशीन मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड। अब यहां समझो, यानी कि जो क्या कह रहे हैं कि जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स थे, इनके सामने बहुत, कह सकते हैं, बड़ा कंपटीशन इनको दिखाई पड़ता है। किससे, कि जो इंग्लैंड से सस्ती चीजें बन के आती थी उनके सामने छोटे मोटे जो प्रोड्यूसर थे उनको बहुत बड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। मतलब ये हुआ कि अब यूरोप के अन्य देशों में जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर हैं वो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं ट्रेड के मामले में, क्योंकि अब उनके मार्केट में आ चुकी हैं इंग्लैंड में बनी मशीन मेड चीजें। कपड़ा, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, ये सारी चीजें जो थी वो इंग्लैंड, यूरोप के मार्केट में आ चुकी थी, जो कहाँ बनती थी, इंग्लैंड में। और आपको पता है कि इंग्लैंड में, जहां कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। यानी कि पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर हम बात करते तो इंग्लैंड वो शहर था जहां पर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, और बाद के देशों में, यानी कि और बचे हुए देशों में बाद में ये जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस होती है, लेकिन इंग्लैंड में पहले ही ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, और खासकर ये बात विशेषता किस मामले में, कपड़े के मामले में, टेक्सटाइल। यानी कि इंग्लैंड ने जो अपने यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी स्तर पर लगा ली थी, और उन इंडस्ट्रीज के अंदर बना हुआ कपड़ा बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही सस्ता, और बहुत जल्दी बन जाता था। जिससे क्या हुआ कि यूरोप के अन्य देशों में, और उसके बाद साथ साथ एशिया के कई देशों में, अफ्रीका के कई देशों में ये लोग एक्सपोर्ट करने लगे उस कपड़े को। और विच वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स, एंड सो ओनली पार्शली मैकेनाइज्ड, यानी कि ये सब चीजें मशीन से बनी होती थी। इन दो रीजन्स ऑफ यूरोप, और वो एरिया यूरोप के जहां क्या, वेयर एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर, यानी कि जहां अभी भी एरिस्टोक्रेट जो थे वो अभी अपनी सभी पावर्स को एंजॉय कर रहे थे। पीजेंट्स जो थे ये स्ट्रगल कर रहे थे अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज, यानी कि जो सामंतवादी ड्यूज अभी भी बचे हुए थे, और जो ऑब्लिगेशंस बचे हुए थे, इनके
इनकी वजह से अभी भी यहाँ के जो किसान थे वो सफर कर रहे थे, मतलब दिक्कतों का सामना कर रहे थे बहुत ज्यादा। और जबकि एरिस्टोक्रेट्स, जो कुलीन तंत्र के लोग थे, यानी कि अमीर घराने के लोग जो लोग थे, वो अपने सारे राइट्स को एंजॉय कर रहे थे, उनको सारे राइट्स मिले हुए थे। और इसमें पीजेंट्स जो थे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट क्या कह रहा है, देखो, बहुत तेजी से ब्रेड के प्राइस बढ़ते हैं, यानी कि जो खाने के दाम थे वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और उसके साथ साथ जो फसल थी वो भी बर्बाद हो गई, बैड हार्वेस्ट, यानी कि उस साल 1830 के समय जो थी फसल भी अच्छी नहीं हुई, और उसके बाद कई सालों तक फसलें अच्छी नहीं हुई। तो इसके चलते क्या होता है, लेड टू वाइड स्प्रेड पेपरिज्म इन टाउन एंड कंट्री, यानी कि बड़े स्तर पर हमें संकट देखने को मिलता है शहरों में और एज वेल एज गांव में। हर एक जगह पर यूरोप के अंदर हमें जो है खाने का संकट दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो चीजों की कीमतों के दाम बहुत, यानी कि चीजों की कीमतें बहुत बढ़ चुकी थी, और उसके बाद जो था फसल भी बर्बाद हो चुकी थी, जिसके चलते चीजें बहुत महंगी हो रही थी धीरे धीरे। ठीक है। और इसके चलते पूरे यूरोप के अंदर हम कह सकते हैं कि संकट की घड़ी आ गई है। मतलब अब यहाँ पर लोग आसानी से जीवन जी नहीं पा रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और वहीं अगर एक दूसरा तबका जो अमीर क्लास है, अमीर वर्ग जिसको एरिस्टोक्रेट्स बोलते थे, ये लोग अपने सभी राइट्स को एंजॉय कर रहे थे। ये एक भी टैक्स तो पे करते नहीं थे, कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे। ठीक। उसके अलावा जो था कि ये सभी राइट्स को एंजॉय करते थे, लेकिन जो केवल और केवल टैक्स पे करना और बाकी की सभी दिक्कतों का सामना करना, वो केवल किसका काम बचा हुआ था, पीजेंट्स का। मतलब पीजेंट्स की हालत बहुत खस्ता थी यूरोप के अंदर। इन 1848 अगर हम बात करते हैं, 1848 का जब समय आता है, तो क्या होता है बेटा, वॉज वन सच ईयर, यानी कि ये वो साल था, फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। आपने देखा कि 1848 में जो लोग थे पेरिस के अंदर, वो बड़ी संख्या में पॉपुलेशन जो थी वो सड़कों पर उतर आई थी, सड़कों पर निकल आई। ठीक है। और बैरिकेड्स वर इरेक्टेड, और जो भी लुइस फिलिप ने बैरिकेड्स लगा रखे थे, लुइस फिलिप 1848 तक राजा था, लुइस फिलिप। ठीक है। 1830 में बना था और 1848 तक रहा था। तो लुइस फिलिप जो था, इसके बैरिकेड्स को तोड़ दिया आम जनता के लोगों ने, और वॉज फोर्स टू फ्ली, और इन्होंने मतलब लूट लिया उस खजाने को जो राजा का रखा हुआ था। ठीक है। आगे देखो, उसके बाद क्या होता है, यानी कि नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड और रिपब्लिक, और इन्होंने क्या किया, अपने आप को, जो इनकी नेशनल असेंबली थी, इन्होंने क्या घोषणा कर दी, अपने आप को एक रिपब्लिक कंट्री बना दिया, कि अब फ्रांस जो है कंप्लीटली एक रिपब्लिक कंट्री बन चुका है। फ्रांस की कहानी लंबी है, आपने 9th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा कि 1789 में फर्स्ट रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद मतलब बहुत सारी कहानी पढ़ते हैं इसमें हम। तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन होता है, फर्स्ट स्टेज जो होती है क्रांति की, वो यही थी। और उसके बाद आपने देखा क्या, 17 मतलब 1901 में जो है इनका संविधान बनता है, क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और उसके बाद 1792 में आपने देखा क्या, फ्रांस जो था रिपब्लिक बना था। ठीक है। रिपब्लिक बना था, लेकिन क्या हुआ था कि फिर से ये 1799 में जब नेपोलियन सत्ता संभालता है, और उसके बाद ये मिलिट्री कमांडर बनता है, कौन, नेपोलियन, मिलिट्री कमांडर बनता है नेपोलियन। और उसके बाद क्या होता है कि 1804 में ये जो है मतलब गद्दी पर बैठता है। ठीक। नेपोलियन जो था वो 1804 में गद्दी पर बैठता है, और 1815 तक ये गद्दी पर रहता है। और यहीं पर वाटरलू की लड़ाई होती है, और वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार जाता है। और वहीं फिर 1815 में ट्रिटी ऑफ वियना होती है, यानी कि ट्रिटी ऑफ वियना हो जाती है इसी साल में। और ट्रिटी ऑफ वियना में ही क्या होता है कि फ्रांस के ऊपर बहुत सारे जो है रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया जाता है। और फिर ये कहानी चलती है 1830 तक, और फिर से एक क्रांति होगी 1830 में, जैसे हमने क्या बोला है, जुलाई रिवॉल्यूशन। ठीक है। आप पीछे के अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप एक बार देखिए, उसमें सारी चीजें आप कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से फिर। ठीक है। तो 1830 में जुलाई रिवॉल्यूशन होता है, और इस समय लुइस फिलिप गद्दी पर होते हैं। तो
उसके बाद 1848 तक चीजें ये चलती रहती हैं, क्रांति होती रहती है लोगों में। और फिर 1848 में फाइनली जो था कि फ्रांस जो है क्या बन जाता है, एक रिपब्लिक बन जाता है, कंट्री। ठीक है, रिपब्लिक कंट्री बन जाता है, यहीं पर फ्रांस फाइनली रिपब्लिक कंट्री बन गया 1848 में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और इसमें क्या किया गया, ग्रांट सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल अबव 21, और उन सभी 21 साल के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। किसको, जो भी 21 साल के थे, जितने जो भी मेल थे, अभी भी फीमेल को यहाँ राइट टू वोट नहीं मिला है, तो केवल मेल को ही 21 साल के लोगों को ही वोट अधिकार मिल जाता है रिपब्लिक कंट्री बनने के बाद, फ्रांस जब एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, और लोगों को काम का अधिकार की गारंटी दी जाती है कि हर किसी को, व्यक्ति को काम मिलेगा। ठीक है, नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, और कुछ सरकार द्वारा ऐसी वर्कशॉप को सेटअप किया गया जो लोगों को क्या प्रोवाइड कराएंगी, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी कि नेशनल वर्कशॉप को स्थापित किया गया फ्रांस के अंदर। और जल्दी क्या होता है, 1845 का समय जब आता है, तो वीवर्स इन सेलिसिया, यानी कि एक जगह थी सेलिसिया यूरोप के अंदर, और वहीं पर रिवोल्ट होता है, लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। अब इनका एक अलग मतलब फंडा था, क्या कि इनके जो कॉन्ट्रैक्टर थे, कॉन्ट्रैक्टर कौन थे, जो प्लांटेशन जानते हैं, चाय के बागान जो होते हैं, गन्ने के बागान, रबड़ के बागान, इनके बागानों के जो मालिक हुआ करते थे, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे। वो क्या करते थे, किसानों से, यानी कि जो पीजेंट से बहुत ज्यादा मेहनत करवाते थे और उनको पैसा भी कम देते थे। तो इन्हीं लोगों का, यानी कि जो वीवर्स थे, जुलाहे बुनकर जिन्हें बोलते हैं, जुलाहों का जो कह सकते हैं संघर्ष था, किसके खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल्स, और यही जो वीवर्स थे, इनको क्या किया करते थे, सप्लाई किया करते थे रॉ मटेरियल की। एंड गेव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल्स बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। लेकिन क्या हुआ कि इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने इन वीवर्स का क्या किया, बहुत ही तेजी से उनका वेतन घटा दिया। और हुआ क्या, यानी कि एक तो काम देते थे बहुत ज्यादा, और उसके बाद उनसे फिनिश्ड वस्तुएं बनवाते थे, फिनिश्ड गुड्स बनवाते थे, और उसके बदले में क्या करते थे, इन्होंने क्या किया, रिड्यूस देयर पेमेंट, उनका पैसा घटा दिया, पेमेंट घटा दिया। और उसके बाद द जर्नलिस्ट विलहेम वॉल्फ डिस्क्राइब्ड द इवेंट्स इन सेलिशियन विलेज एज फॉलोज, और उन्होंने क्या कहा है, कैसे इनके यहाँ क्रांति हुई उसको देखो, कैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इन दीज विलेजेस लगभग 18,000 लोग रहते थे। इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या होता है, निवासी। इन गांव में लगभग 18,000 लोग रहते थे, जो कॉटन वीविंग का काम करते थे। इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, यानी कि कॉटन से कपड़ा बुनने का इनका काम हुआ करता था, वीवर्स का। और उसके बाद द माइजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, यानी कि लेकिन इनकी जो वर्कर्स की दशा थी वो बहुत ही दयनीय थी। दयनीय का मतलब बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में ये अपना जीवन जी रहे थे, बहुत ही खराब कंडीशन में। ठीक है, तो द desperate need for a job has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices to good they order, यानी कि गुड्स दे ऑर्डर, जितनी मात्रा में इन्होंने क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ने इनको जब ऑर्डर दिया, तो उतनी मात्रा में जॉब तो थी नहीं। तो हुआ क्या, देखो 4 जून को क्या होता है, 2 बजे के समय होता है, अ लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स, यानी कि बड़ी संख्या में वीवर्स की एक झुंड निकलता है, इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स, ये लोग अपने घरों से निकलते हैं, एंड मार्च इन पेयर्स अप टू द मेंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर्स डिमांडिंग हायर वेज, यानी कि ये लोग जाते हैं और उनके घरों के बाहर डिमांड करते हैं कि मेरे वेतन की में बढ़ोतरी की जाए। समझ में आ रहा है, सेलिसिया में वीवर्स हैं जिनका कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ विद्रोह चालू हुआ है, कि वो किस लिए कह रहे हैं विद्रोह, कि उनके वेतन में बढ़ोतरी कर दी जाए। ठीक है, they were treated with scorn and threats alternately, लेकिन इनको मारा गया, बहुत ज्यादा सताया गया, दबाने की कोशिश करी गई। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू द हाउस, और इनमें से क्या हुआ, कुछ वीवर्स जो थे वो उनके घरों में घुस गए। इसमें इस एलिजेंट विंडो पेन्स फर्नीचर और पोर्कलैंड, यानी कि इन्होंने जाके सब कुछ तोड़ फोड़ कर दी, सारी चीजें जो थी उनके घरों में वो सब तोड़ फोड़ कर दी। अनदर ग्रुप जो था broke out into the स्टोर हाउस एंड प्लेंडर्ड, और देखो क्या हुआ कि एक बड़ी संख्या में जो ग्रुप था, एक ग्रुप वो घुस गया जाके इनके स्टोर हाउस में, और इन्होंने क्या कर लिया, लूट लिया उसको। प्लेंडर्ड मींस
लूट लेना, यानी कि उनका जो भी सामान रखा हुआ था इसको उन्होंने लूट लिया। समझ में आ रही है? आई थिंक आपको समझ में देखो बार-बार समझना पड़ेगा इन चीजों को, थोड़ी क्रिटिकल है। सेलिसिया है, यूरोप के अंदर एक जगह है जहां पर जुलाहों का यानी कि बीवर्स का कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ विद्रोह है अपने वेतन में बढ़ोतरी करवाने के लिए। और ये जब इन लोगों ने बढ़ोतरी नहीं करी तो काफी संख्या में लोग जो थे वो घर से निकलकर और भी जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके घरों पर हमला कर दिया, उनके घरों में तोड़फोड़ मचा दी। और एक जगह ऐसा था जो उनका स्टोर हाउस था उसमें घुस गए और उसमें तोड़फोड़ करी और उसमें से बहुत सारी चीजें लूट ली उन्होंने। और सप्लाई जो भी कपड़े थे वो लूट लिए, विच दे टोर इन टू थ्रेड, यानी कि जो उन्होंने वहां पर इकट्ठे कर रखे थे। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद हिज फैमिली, और फिर इस तरीके से क्या हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्टर भाग गए। क्या हुआ? भाग गए अपनी फैमिली के साथ टू द नेबरिंग विलेज, यानी कि या तो पड़ोसी देश में भाग गए या फिर कहीं दूसरे देश में जाकर इन्होंने शेल्टर ले ली। और रिफ्यूज टू शेल्टर सच एज पर्सन, यानी कि कईयों को तो इन्होंने इनको मना कर दिया गया कि शरण देने से। और ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग क्वेश्चन द आर्मी, रिक्वेशन द आर्मी, और फिर ये 24 घंटे बाद लौट के आते हैं बहुत सारी आर्मी लेकर, यानी कि पड़ोस के गांव में पड़ोस के देशों में चले गए और फिर कुछ समय बाद ही ये लौट के आते हैं अपनी आर्मी लेकर। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड, यानी कि उसके बदले में 11 वीवर्स वर शूट, और इस तरीके से 11 जो है जुलाहे मारे जाते हैं। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स की तरफ से भी बराबर हमला किया गया और वीवर्स तो अपना पूरी तरीके से काम कर ही रहे थे क्रांति के लिए। तो बाद में इनको देखो फिर अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो आपको आगे इसमें देखने को मिलेगा। देखो क्या कह रहा है, यानी कि ये फिर यहाँ तक की कहानी थी जिसमें आपने सेलिसिया का विद्रोह देखा। ये थोड़ा बहुत कभी कभी पूछ लिया जाता है, अगर आएगा तो 2 नंबर में आएगा, आपको बहुत ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, आज जो है मैं बहुत ज्यादा लेक्चर लंबा नहीं रखने वाला हूँ। तो आपको चीजें जो है अगर समझ में आ रही हैं तो आप पीछे सारे के लेक्चर पहले देखें, कंप्लीट करें। वहां से आपकी हिस्ट्री को मजबूती मिलेगी कि आप अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर पाएंगे आप अपनी हिस्ट्री में क्लास 10th की। ठीक है, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए वेलकम है, आप अच्छे से यहाँ सीखिए। जो भी चीजें आपको हो सकती हैं अच्छे से अच्छे सरल तरीके से मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है कि आप क्या मैं आपके लिए बेहतर कर सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दिया करो। ठीक है, जैसे भी होगा नोट्स बेटा आपको कवर जो है कंप्लीट करके बाद में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। हर एक चीज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, यहाँ पर पीवाईक्यू भी आपके करवाऊंगा। ठीक है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। पहले हम लोग सिलेबस कवर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। थोड़ा सा ये सबसे लेंथी चैप्टर माना जाता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर जिस भी बच्चे ने पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो 6-7 लेक्चर हैं, आप 1.5 पे लगा के उनको सुन लें, जल्दी से कवर करें और उनसे भी अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आप देखो क्लास 10th में क्या होता है, अपने तरीके से हमें लिखना होता है, लेकिन आपको मैं बाद में करवाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, पूरी वीडियो देखा करो तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी अच्छे से। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।